Assalamu alaikum students and welcome back to your class. Today in this lecture we will be studying a new chapter, that is structure of an atom. So the topics we are going to cover today are इंट्रोडक्शन एंड एटम. सिर्फ एक टॉपिक हमने आज देखना है और साथ में उसकी इंट्रोडक्शन देखनी है कि इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ एन एटम, और इसके अलावा हमने ये देखना है कि एटम को डिस्कवर किसने किया था. अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट. एटम इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इनडिविजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है और जिसका मतलब ये है कि वो इनडिविजिबल है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एक छोटी सी अगर आपने एक चीज़ ली हुई है, फॉर एग्जांपल वो है क्या कह रहे हैं कि वो एयर है. अब एयर में क्या क्या कौन कौन सी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उसके अलावा भी काफ़ी सारी गैसेस हैं. अब अगर आप उस एयर में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें तो वो सिर्फ ऑक्सीजन आपने सेपरेट कर दिया, और अगर आप उस ऑक्सीजन को डिवाइड भी करेंगे ना तो हर एक पोर्शन में आपको सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स मिलेंगे. सो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ही मिलेगा आपको, यानी कि हर एक एटम जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन का होगा. ये नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन को अलग कर दिया और आप फिर उसको आप डिवाइड करें तो उसे हाइड्रोजन बन जाएगा या उससे कुछ और बन जाएगा. अगर आप उसको 10 दफ़ा क्या 100 टाइम्स भी अगर उसको आप डिवाइड करोगे ना तो वो ऑक्सीजन एटम ही रहेगा. सो एटम का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, और एटम्स क्या है, वो एलिमेंट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सो गोल्ड के काफ़ी सारे एटम्स ने मिल के वो गोल्ड वाला एलिमेंट वो बनाते हैं. ठीक है, गोल्ड आपने देखा हुआ है, उसमें कौन सा एटम यूज होता है, गोल्ड का एटम यूज होता है. ठीक है, और वो गोल्ड के काफ़ी सारे एटम्स मिलकर वो क्या बनाते हैं, वो एक एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम गोल्ड कहते हैं, जो आपको नज़र भी आता है, आपकी मदर्स पहनती भी होती हैं, आपने देखा होगा. अच्छा जी, एटम. एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं और जो कोई भी है, इवन वो अगर वो नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम से मिलकर बना हुआ है सब कुछ. वी ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. हम इवन ह्यूमन बींग्स, हम जो ह्यूमन्स हैं, हम भी एटम से मिलकर बने हैं. The clothes you are wearing, your book, your pencil, your bag, your chair, the sun, the moon and the stars in the sky all are composed of atoms. ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हैं, एटम से मिलकर बनी हैं. एटम्स एंड ह्यूमंस. अब एटम्स और ह्यूमंस के दरमियान में क्या वो है रिलेशन है. हमने तो पढ़ा था कि जो सेल होता है वो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. अब यहाँ पे एटम्स आ गए हैं. अब एटम्स किधर फिट होते हैं देख लेते हैं इसको. मैनी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेल इन योर बॉडी. काफ़ी सारे एटम्स जो है वो कंबाइन होकर हमारी बॉडी का एक सेल बनाते हैं. ठीक है, सेल्स फिर देन दे फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, organs make organ system and organ systems make up your body. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि सेल से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो सेल भी मिलकर बनते हैं एटम्स से. एटम्स से मिलकर काफ़ी सारे एटम्स मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं. उस सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है. सो स्टार्टिंग उसका कहाँ से हुआ है, एटम से हुआ है. सेल्स जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं. ठीक है, योर ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड सेल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूँ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सेल्स हैं, वो सारे के सारे इन 3 एटम से ज़्यादा मिलकर बने हैं. कार्बन C, हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O. ठीक है, हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था कि 60 to 70% वाटर होता है, या फिर कहीं कहीं पे 80% भी है, और वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है. ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी बॉडी में यही प्रेजेंट हो गया. उसके अलावा कार्बन का अगर आप पूछ रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6.
ये भी हमारी बॉडी में मौजूद होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं और जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके बाद ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वो क्या होता है, वो हम फिर उसको एक्सहेल कर देते हैं। सो यही जो चीज़ है, यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर ही तो बनती है। यहाँ से जो कार्बन है इसको फिर हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक्सहेल कर देते हैं और जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो 3 एलिमेंट्स है जिससे हमारी बॉडी के काफ़ी सेल्स जो हैं वो मिलकर बने हैं, वो कौन कौन सा है? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वाटर में ही आप कह सकते हैं कि वाटर में वो मौजूद होता है। हमारे जो एक सिंगल सेल है उसमें काफ़ी परसेंट जो है, तकरीबन 50% से ज़्यादा वाटर होता है। सो वाटर अगर होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पे H2O है और वो तो सेल में काफ़ी पोर्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कवर कर लिया। ठीक है। सो इस तरह से हमारे ह्यूमंस और एटम्स का रिलेशन है बीच में। In other words, the molecules we are made up of are composed of carbon, hydrogen, in other words, the molecules we are made of are composed of carbon, hydrogen और oxygen atoms in various combinations. ठीक है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जिन मॉलिक्यूल से हम बने हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या हैं उसको हम आगे देखते हैं। जिन मॉलिक्यूल से मिलकर हम बने हैं या हमारे सेल्स बने हैं वो किससे बनते हैं? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनते हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं। कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यहाँ पे देखें अगर ग्लूकोज में देखें तो कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। सो ये हमारे क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और उन्हीं कॉम्बिनेशंस में हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, जिसने ज़्यादातर हमारी बॉडी को क्या किया, कंपोज किया है, बनाया है। अच्छा जी, एटम्स एंड ह्यूमंस। अब फिर हम उसमें देख लेते हैं, ये कार्बन एटम होता है, इस तरह से उसका शेप होता है। इसको फिर हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ दरमियान में हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन। ये ब्लू जो है ये प्रोटॉन है, ये जो रेड है ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है। और ये जो साइड पे ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम आगे टॉपिक्स में फिर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन एटम में देख लें, ऑक्सीजन में भी हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स है। जो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे होते हैं, वो उनके ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। और ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। एटम्स एज अल्फ़ाबेट्स। अब एटम्स को हम अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं और इसको हम क्यों इस तरह से बता रहे हैं वो देख लेते हैं। यू कैन थिंक ऑफ एटम्स एज अल्फ़ाबेट्स। हम एटम्स को अल्फ़ाबेट्स की तरह सोच सकते हैं, क्यों? The English language has 26 alphabets which combine to form thousands of words. English language में कितने alphabets हैं? टोटल 26 हैं। लेकिन अगर हम उसको different combinations में combine करते हैं तो हमारे पास हज़ारों किस्म के words जो हैं वो बनते हैं। These words can be combined to make innumerable different texts. Innumerable मतलब के लातादाद, ठीक है, लातादाद। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, अगर हम इनको कंबाइन करें तो ये हमारे पास लातादार डिफरेंट टेक्स्ट बनाएंगे। यानी कि डिफरेंट तरह से हम काफ़ी चीज़ें, हम लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, एसेस लिख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट टेक्स्ट हम बना सकते हैं इन्हीं वर्ड्स को कंबाइन करके। सिमिलरली एटम्स आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, दे आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। एवरी एटम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एटम। और हर एक एटम जो है वो क्या है, वो दूसरे एटम से डिफरेंट है। बाय कंबाइनिंग दैम यू कैन मेक मिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो मिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके। सिर्फ हाइड्रोजन और वाटर का एक ही आपने देख लिया। देखें वाटर का क्या होता है, H2O
और ये ग्लूकोज का है C6H12O6। ये देखेंगे सिर्फ एक दो ही चीज़ों में आपको पता लग गया कि कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिसके आए हैं। सो मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर जस्ट लाइक वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जैसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं ना जो कि ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एटम ही है, यहाँ पे देखिए ये एटम ही है, एक ही वर्ड है ना ये, और इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं? 4 अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, तो इसने वर्ड एक बनाया है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। अगर हम सिर्फ H2 भी लिखते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है। अगर हम O2 लिखते हैं सो दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन के कितने वो हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, एटम्स यूज हो रहे हैं, 2 एटम्स यूज हो रहे हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनको एक साथ बॉन्ड किया जाता है, जैसे कि वर्ड्स बनाए जाते हैं अल्फ़ाबेट से, जैसे कि अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स को बाउंड करके उससे वर्ड्स बनाए जाते हैं। इसी तरह से एटम्स को कंबाइन करके उनसे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। A hydrogen atom will always be a hydrogen atom no matter what molecule it is in। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन का के 2 एटम्स मौजूद है और यहाँ पे भी 2 एटम्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये वाटर है। अब जो भी है, वाटर है, ग्लूकोज है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में होता है, जो भी चीज़ है, लेकिन है ये एटम हाइड्रोजन का ही, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते किसी और चीज़ का एटम है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन का ही रहेगा नो मैटर व्हाट मॉलिक्यूल, चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल में है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एटम है, ठीक है, एटम है। इसी तरह से अगर मैं एक और वर्ड बनाऊँ अल्फ़ाबेट का, एटम और अल्फ़ाबेट का, अब ए जो है, ए की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक साउंड है, वो वही रहेगा। एटम में वो डिफरेंट तरह से एक वर्ड उन्होंने बनाया है, अल्फ़ाबेट में उसने एक डिफरेंट वर्ड बनाया है, लेकिन जो एक की अपनी प्रॉपर्टी है या जो एक का अपना साउंड है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से वाटर में, ग्लूकोज में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन का एटम ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस मॉलिक्यूल में यूज हुआ है। अच्छा जी, हु डिस्कवर्ड एटम? अब एटम को डिस्कवर किसने किया था? A Greek philosopher Democritus around 460 BC developed the idea of an atom। जी, सो डेमोक्रिटस ने अराउंड 460 BC ये एटम का आइडिया डेवलप किया था। He believed that if you break a piece of matter into a half, then break it in half again and keep on breaking it until you cannot break it any further, you will get an atom, which is a Greek for indivisible। उसने ये उसका मानना था या इस बात पे उसका यकीन था कि अगर मैटर के एक पीस को आप लोग उसको हाफ में तोड़ें या उसको ब्रेक कर दें, फिर उसको हाफ में तोड़ें, फिर करें और आखिर में आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा एटम मिल जाएगा जिसको आप बाकी फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, और जो किसका है? इनडिविजिबल का एक ग्रीक वो है, ग्रीक वर्ड है। Unfortunately, other Greek philosophers dismissed this atomic idea of Democritus। डेमोक्रिटस का जो ये आइडिया था उन्होंने क्या कर दिया? बाकी ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको डिसमिस कर दिया, यानी कि इस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं किया, ना ही इसके ऊपर कोई उन्होंने स्टडी की, कुछ किया, बस इसको छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया। For more than 2000 years, nobody did anything to continue the research on the structure of matter। और 2000 साल तक किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, मैटर के स्ट्रक्चर पे कोई भी रिसर्च नहीं की, ना ही उस रिसर्च को कंटिन्यू किया। डेमोक्रिटस ने जो बात की थी उसको वहीं पे छोड़ दिया। फिर 1808 में एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट केमिकल्स एंड सजेस्टेड दैट मैटर इंडीड इज मेड ऑफ टाइनी लंपी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
जॉन डाल्टन ने क्या किया, उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए केमिकल्स पे और उसके बाद उसने ये सजेस्ट किया या ये बताया कि मैटर वाकई में एक छोटे लंबी पार्टिकल से बनता है जिसको एटम्स कह सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट एवरी केमिकल एटम इज़ मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स, का जो भी केमिकल एलिमेंट है वो काफ़ी डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। एंड एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स, और एलिमेंट्स जो है वो क्या है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि ये क्या है, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स, क्योंकि वो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनी है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अगर गोल्ड का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद 1911 में एक फिजिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने डेवलप किया एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे एक थ्योरी उन्होंने डेवलप की, यानी कि एटम का तो हमें पता चल गया, पहले हमने कहा कि मैटर जो है वो किससे बना है, वो एलिमेंट से बनता है और एलिमेंट्स जो है वो एटम से बनते हैं जो कि इनडिविजिबल है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसके स्ट्रक्चर पे, एटम के स्ट्रक्चर पे किसी ने कोई स्टडी नहीं की। तो रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पे क्या किया, स्टडी किया और फिर उन्होंने उसके लिए थ्योरी बताई। He bombarded atom with alpha rays and as a result he discovered that atoms have tiny dense nucleus। इसको ज़्यादा डिटेल में आप इंशाल्लाह आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फ़िलहाल के लिए अल्फ़ा रेज एक ख़ास किस्म के रेज होते हैं जिसको उन्होंने क्या किया, एक एटम को उससे बम्बार्ड किया, यानी कि एक एटम पे उन्होंने अल्फ़ा रेज छोड़ दी और एज अ रिज़ल्ट वो जो रेज थी वो कुछ पास हो गई और कुछ जो है वो बाउंस बैक होके वापस आ गई। जैसे लाइट रेज होती है ना, शीशे से टकराती हैं तो वो क्या हो जाती है, वो बाउंस बैक, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ा रेज उन्होंने एटम के ऊपर बम्बार्ड किए तो कुछ जो रेज थे वो पास हो गए और कुछ रेज जो है वो बाउंस बैक हो गए और इसी से उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि एटम के अंदर एक छोटा सा डेंस यानी मोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलिए जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक एंड आई होप आप एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। टिल देन सी यू द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।